वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो थोड़े दिन हो गए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। देयर वाज सम पर्सनल रीजंस जिनकी वजह से नहीं कर पाया। राइट, आई वाज अनवेल, बट अब सब बेटर है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है एंड सो अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे। सो आज हम पढ़ने वाले, क्योंकि लास्ट हमने वेक्टर्स में स्टडी किया था कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, ये देख चुके हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट मेथड से वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है। नाउ बेसिकली कंपोनेंट मेथड से वेक्टर का एडिशन, ये दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। यानी अगर मुझे मान लीजिए 3 वेक्टर्स ऐड करने हैं, तो इन 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए द मेथड दैट आई विल बी यूजिंग इज कंपोनेंट मेथड। क्योंकि हमको जो ट्रायंगल लॉ से मेथड मिला था, जिसमें हम लोग फॉर्मूला सीखे थे मैग्नीट्यूड निकालने का, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो वो फॉर्मूला 2 वेक्टर के एडिशन का था। अब 2 से ज़्यादा अगर ऐड करने हैं तो वो मेथड अच्छा नहीं हुआ, यानी उस मेथड से तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर उस मेथड को मैं यूज़ करूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक या थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। जैसे मेरे पास अगर 3 वेक्टर है और मुझे इन 3 वेक्टर्स को ऐड करना है एंड इफ़ आई यूज़ ट्रायंगल लॉ, तो मैं क्या करूँगा, पहले इन 2 को ऐड करूँगा, इन 2 का कुछ रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए x, फिर मैं x और c को ऐड करूँगा। तो सही टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में फिर एंगल निकालना पड़ेगा और वो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है जो हमने सीखा है, फिर मुझे डायरेक्शन अलग निकालना है। सो इट ऑल बिकम्स वेरी टाइम टेकिंग। सो एक मेथड बहुत अच्छा है जिसको बोलते हैं कंपोनेंट मेथड, जो इंटायर फिजिक्स में हम लोग यूज़ करेंगे जब भी हमें वेक्टर्स 2 से ज़्यादा पॉसिबली, तब ज़्यादा यूज़ होगा एडिशन के लिए। सो आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को यूजिंग कंपोनेंट मेथड मोर देन 2 वेक्टर्स। बेसिकली अगर 2 से ज़्यादा ऐड करने हैं, उससे पहले एक छोटा सा ग्लिम्स कि कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक वेक्टर को, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है सपोज a, और इसको अगर मुझे रिजॉल्व करना है 2 कंपोनेंट्स में, तो इसका एक कंपोनेंट, ये मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर मान रहा हूं, तो इसका एक कंपोनेंट x एक्सिस में होगा और एक इसका y में होगा, एक इधर और एक इधर। अब कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी उस वेक्टर का कंपोनेंट आखिर कितना होगा, तो उसके लिए बहुत बेसिक है। अगर मुझे कोई एंगल पता है, मान लीजिए x एक्सिस से एंगल पता है, तो जिस एक्सिस से एंगल पता है उधर कंपोनेंट कितना होगा, mod a cos थीटा। जिस एक्सिस से एंगल पता है वो वाला कंपोनेंट mod a cos थीटा, यानी उधर cos थीटा आएगा, और दूसरा जो कंपोनेंट होगा mod a sin थीटा। तो एक वेक्टर को अगर 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो एक इसका x में इधर, y में इधर, ये 2 पार्ट्स हैं। मान लीजिए वेक्टर ये है, ये कोई वेक्टर है a। अब अगर मुझे इसके 2 कंपोनेंट्स चाहिए, तो इसका x कंपोनेंट देखिए लेफ्ट में होगा, इसका एक पार्ट लेफ्ट में आएगा और y कंपोनेंट अपवर्ड ही रहेगा। अब इसके कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? सो अगेन एक कंपोनेंट cos होगा, एक sin होगा, लेकिन कौन सा cos और कौन सा sin, ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं एंगल कहां से ले रहा हूं। यानी मान लीजिए मुझे अगर ये एंगल थीटा मालूम है y एक्सिस से, तो इसका y कंपोनेंट cos थीटा होगा। सो जिधर मुझे एंगल पता है, जिधर एंगल होता है उधर cos आता है, दूसरी तरफ sin। ये मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूं कि कंपोनेंट की वैल्यू कैसे जल्दी निकाल लेनी है, वरना फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, उतना टाइम नहीं लगाना है। तो एक वेक्टर को 2 पार्ट्स में तोड़ा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अगर कोई वेक्टर सपोज ऐसा है, राइट, तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। अब देखिए x में
लेफ्ट में, y में डाउनवर्ड। अब इसके कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? फिर कोई भी एंगल मुझे पता हो, मान लीजिए एक्स एक्सिस से पता है, तो अगर एक्स एक्सिस से एंगल पता है तो एक्स वाला कंपोनेंट कॉस होगा और वाई कंपोनेंट विल बी साइन थीटा। इस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एंगल मालूम होना चाहिए। अगर मुझे वाई एक्सिस से एंगल पता है तो वाई वाला कॉस होगा और ये साइन हो जाएगा, राइट? तो इतना याद रखेंगे आप लोग। इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल एडिशन दिखा रहा हूं। मान लेते हैं मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, राइट? सो मान लेते हैं मेरे पास कुछ वेक्टर्स हैं, राइट? सपोज एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ये, राइट? और चौथा ऐसा है। मतलब मैंने कुछ भी रैंडम 4 वेक्टर्स मान लिए और ये सारे वेक्टर्स ए बी सी डी, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, राइट? इन 4 वेक्टर्स का सी, अगर ये मुझे आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में गिवन हो तो मैंने आपको पहले सिखा दिया है, अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में है तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत इजी होता है। लेकिन मुझे ये 4 वेक्टर्स दिए हैं, इन सब का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, यानी मॉड ए, मॉड बी, मॉड सी, मॉड डी मालूम है, और इन सब का मुझे एंगल भी दे रखा है। मान लीजिए इसने, वेक्टर ए ने एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बनाया, वेक्टर बी ने θ2 एंगल बनाया, वेक्टर सी ने θ3 बनाया और वेक्टर डी ने θ4 बनाया। तो मान लीजिए इन सारे वेक्टर्स का मुझे एक्स एक्सिस से एंगल मालूम है, नोन है। मुझे बोला गया यू हैव टू ऐड दीज 4 वेक्टर्स, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन 4 वेक्टर्स का सम चाहिए। तो इन 4 वेक्टर्स का सम, अब ये फिलहाल मैं सारे 2 डायमेंशनल 2D वेक्टर्स मान ले रहा हूं, यानी जिनके सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, x और y, और इन सब का रिजल्टेंट मुझे चाहिए। तो इन सब का रिजल्टेंट मैं अज्यूम कर ले रहा हूं r वेक्टर। तो मुझे r वेक्टर की वैल्यू चाहिए। अब ये काम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इन सारे वेक्टर्स को जिनका मुझे सम करना है, 4 वेक्टर्स हैं, इनका अगर सम करना है तो व्हाट आई विल डू इज, इन सब को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इन सारे वेक्टर्स को 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व मतलब ब्रेक करेंगे। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई भी हो सकते हैं, हम यहां पे x और y चूज करेंगे, बट इट कैन बी एनी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, वो आप चूज कर सकते हैं। x और y क्या है? 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस हैं। तो मैं बोल सकता हूं ना कि भाई ये x है और ये y है, ऐसे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन x और y होते हैं, तो मैं कोई भी ले सकता हूं, राइट? बट हम लोग ओरिजिनल x और y ले रहे हैं। सो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो इन सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। तो देखिए वेक्टर a, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक x में एक y में। तो इस वेक्टर a का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा। तो x कंपोनेंट को मैं ax लिख दे रहा हूं, y कंपोनेंट को ay लिख दे रहा हूं, और मैं जानता हूं ये वैल्यू कितनी होगी। भाई ax और ay की वैल्यू लिख सकते हैं, याद करिए, अभी सीखा। जिधर एंगल है उधर कॉस, सी x एक्सिस से एंगल पता है, तो x वाला कंपोनेंट कॉस होगा, y वाला साइन होगा। तो x कंपोनेंट कितना होगा, मॉड a cos θ1
y कंपोनेंट मॉड a sin थीटा 1। इसी तरह b के कंपोनेंट, b के भी दो कंपोनेंट्स होंगे। सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में, तो b के दो कंपोनेंट्स कैसे, x वाला कंपोनेंट लेफ्ट में, यानी उसका डायरेक्शन जो होगा, कंपोनेंट भी वेक्टर ही होता है, रिमेंबर, उसका भी तो डायरेक्शन है। कंपोनेंट वेक्टर का एक पार्ट होता है। अब वेक्टर का पार्ट वेक्टर ही होगा, बहुत ऑब्वियस है। तो कंपोनेंट वेक्टर b का टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, उसका डायरेक्शन नेगेटिव, अगर मैं राइट को पॉजिटिव मानूं। तो b के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x में, एक y में कंपोनेंट होगा जिसको मैं by मान रहा हूं। अब देखिए, इसका मुझे फिर x एक्सिस से एंगल पता है, तो अगर x एक्सिस से एंगल पता है तो x वाला कंपोनेंट कितना, b cos थीटा, मॉड b cos थीटा 2, एंगल थीटा 2 है। y कंपोनेंट मॉड b sin थीटा 2, राइट। सिमिलरली c को रिजॉल्व करेंगे, तो c के दो कंपोनेंट्स कैसे, c का एक कंपोनेंट x में, वो भी लेफ्ट में, y कंपोनेंट डाउनवर्ड c, तो ऐसे ब्रेक हो गया। और c का x कंपोनेंट क्या मान ले, cx, y कंपोनेंट cy। तो इनकी वैल्यू क्या होगी, cy देखिए y एक्सिस में डाउनवर्ड है, लेकिन मैं अभी अमाउंट लिख रहा हूं, तो y कंपोनेंट या c का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना होगा, x कंपोनेंट c का, c वेक्टर c का x एक्सिस से एंगल पता है, तो x वाला कंपोनेंट cos होगा, यानी मॉड c cos थीटा 3, y कंपोनेंट मॉड c sin थीटा 3। सिमिलरली d के दो कंपोनेंट्स, सो d को रिजॉल्व करें, सो वेक्टर d का देखिए x कंपोनेंट राइट में, y कंपोनेंट डाउनवर्ड्स, तो एक इसका x कंपोनेंट राइट में आएगा d का, y कंपोनेंट डाउनवर्ड आएगा dy, और फिर x कंपोनेंट कितना, मॉड d cos थीटा, थीटा कितना है, थीटा 4, एंड y कंपोनेंट मॉड d sin थीटा, थीटा इज थीटा 4। ये सारे कंपोनेंट्स आपको कैलकुलेट पहले कर लेने हैं, जितने वेक्टर हैं 4, 5, 10, 15, सबको रिजॉल्व कर लें x और y में, और सबके कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख लें। एक बार मैंने ये काम किया, अब ध्यान से देखिए, ये सारे वेक्टर्स 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, यानी इन सबके दो कंपोनेंट्स हैं, तो इनका जो सम है उसके भी तो दो कंपोनेंट्स होंगे, यानी रिजल्टेंट वेक्टर भी तो वेक्टर है, इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक x में एक y में। तो याद रखिएगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा, जितने भी वेक्टर्स हैं उन सब के x कंपोनेंट का सम, अगेन आई एम सेइंग, इन सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स का सम रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा, इन सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का सम रिजल्टेंट का y कंपोनेंट होगा। तो अगर मैं इन सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स को ऐड करूं, तो एक बात ऑब्जर्व करिए कि दो कंपोनेंट्स तो राइट में, दो कंपोनेंट लेफ्ट में, तो जब डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो कंपोनेंट भी तो वेक्टर ही है, तो जब ऐड होगा तो क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x एक्सिस में रिजल्टेंट कितना होगा, राइट वाले ऐड करिए, माइनस लेफ्ट वाले ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस इज द रिजल्टेंट अलोंग x एक्सिस, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है, सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स का सम, तो जितना राइट में जितना लेफ्ट में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर सारे राइट में होते तो ऐड होते, सारे लेफ्ट में होते तो ऐड होते। सिमिलरली रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का सम, तो y में कुछ कंपोनेंट्स अपवर्ड हैं, कुछ डाउनवर्ड हैं, तो जितने अपवर्ड है वो ऐड करो, जितना डाउनवर्ड है वो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ay प्लस by माइनस cy प्लस dy, ये मुझे कैलकुलेट करना है। नाउ एक बार मुझे ये रिजल्टेंट मिल गया कि x में कितना है, y में कितना है, तो मुझे रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट्स पता लग गए, यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये उसके दो कंपोनेंट्स हैं। नाउ पिछले लेक्चर्स में हम सीख चुके हैं।
अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मुझे पता है तो उस वेक्टर का अमाउंट कितना होता है, याद होगा। उस वेक्टर का अमाउंट, अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। अब आप देखिए, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी सारे वेक्टर्स के सम का अमाउंट मिल गया। यही तो चाहिए था। सो दो दो वेक्टर ऐड करते, यहां तक बहुत टाइम में पहुंचते। क्या करना है, सारे वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है, और सारे वेक्टर्स को एक बार कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो रिजल्टेंट निकालिए x में कितना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करिए y में कितना है। तो जितना x एक्सिस में रिजल्टेंट है नेट, वो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है। जितना y में नेट होगा वो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट है। और जब आपको रिजल्टेंट के दोनों कंपोनेंट्स मिल गए तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और रिजल्टेंट भी तो कोई वेक्टर है, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर ने, भाई जो रिजल्टेंट है वो भी तो एक वेक्टर है ना, तो उस रिजल्टेंट ने भी तो कुछ एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस। तो याद करिए ये बात, किसी वेक्टर के अगर x और y कंपोनेंट्स पता हो तो उस वेक्टर ने x एक्सिस से कितना एंगल बनाया हो, कैसे निकालते हैं, याद है, tan थीटा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट ने x एक्सिस से कितना एंगल बनाया, आर वाई अपॉन आर एक्स। और ये आपको एंगल दे रहा है, तो एंगल का मतलब क्या है, डायरेक्शन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन भी मिल जाएगा, अमाउंट भी मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा यूज होता है ये मेथड ऑफ एडिशन। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि हमको फोर्सेस ऐड करने पड़ेंगे, तो यही वो तरीका है जो काम आएगा, और कुछ यूज नहीं करना है आपको। इवन अगर दो वेक्टर भी ऐड करने हैं ना, इसी को यूज करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, चलिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है ना, एक बॉडी पे दो फोर्सेस हैं और अलग अलग डायरेक्शन में। ये दो फोर्सेस हैं, एक बॉडी है उस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। मान लेते हैं इनकी वैल्यू दोनों की बराबर है, जैसे 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, राइट, और दोनों 30 डिग्री पे। मान लेते हैं ऐसा है, अलग अलग फोर्सेस भी हो सकते हैं। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी रख रहा हूं, तो कैलकुलेशन उतना भी खराब आता नहीं है वैसे भी। तो दो फोर्सेस हैं, मान लीजिए 10 न्यूटन के, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, और दोनों फोर्सेस ने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाया। अब मुझे इन दोनों फोर्सेस को ऐड करना है, मतलब ये F1 फोर्स है और ये F2 है। मुझे इन दोनों का वेक्टर सम चाहिए। अब ये दो ही फोर्सेस तो हैं, तो दो फोर्सेस तो ट्रायंगल लॉ से ऐड कर लें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बिल्कुल सही है। ट्रायंगल लॉ से ऐड करने में क्या लिमिटेशन है, यानी क्या वहां पे हमें टाइम ज़्यादा क्यों लग जाता है। ट्रायंगल लॉ से आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मिला, तो पहले आप अमाउंट निकालते हो, फिर ट्रायंगल बनाकर आप डायरेक्शन अलग निकालते हो। सो दोनों काम अलग करने पड़ते हैं। कंपोनेंट मेथड में अमाउंट और डायरेक्शन एक साथ आता है। देखिए कैसे, इन दो फोर्सेस को ऐड करना है, दो वेक्टर्स को भी, ये दोनों वेक्टर्स हैं, अब दो वेक्टर को ऐड करना है तो भी कंपोनेंट मेथड से कर सकते हैं। तो व्हाट आई विल डू, इन दोनों फोर्सेस को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करिए। तो इस F1 को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, सी एंगल पता है, तो जिधर एंगल है उधर कॉस,
यानी वैल्यू कितनी है 10, तो 10 cos 30, ये x कंपोनेंट, y में कितना 10 sin 30। दूसरे फोर्स को भी रिजॉल्व कर लें, तो इस फोर्स का भी एक कंपोनेंट y में और एक x में। x में कितना, फिर एंगल 30 है, तो मॉड a cos थीटा यानी 10 cos 30, और y में कितना 10 sin 30। राइट, ये मैंने रिजॉल्व कर लिया। अब बताइए रिजल्टेंट x एक्सिस में कितना है, इन दोनों का सम मैंने r मान लिया, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, इसका जो x कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सारे x कंपोनेंट्स का सम। तो दो x कंपोनेंट्स हैं देखिए, और ये दोनों x कंपोनेंट्स इक्वल हैं, अमाउंट इक्वल है और ऑपोजिट है। तो अगर इक्वल है और ऑपोजिट है, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, यानी x एक्सिस में रिजल्टेंट कितना है 0, राइट। y में रिजल्टेंट कितना है, y में दोनों का कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ऑपोजिट कोई है ही नहीं, तो 10 sin 30 प्लस 10 sin 30, and that is 2 times of 10 sin 30. Sin 30 is 1/2. कितना आया y कंपोनेंट 10 न्यूटन। अब रिजल्टेंट x में पता है 0, रिजल्टेंट y में पता है 10, तो रिजल्टेंट का अमाउंट कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10, आ गया रिजल्टेंट। अब बताइए जो रिजल्टेंट है उसका x कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो जो भी रिजल्टेंट है वो कहां पे है, y में है कि नहीं है। तो इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा उसका डायरेक्शन आपको मिला। भाई जब x में कंपोनेंट ही नहीं है तो y तो डायरेक्शन हुआ, तो मुझे कंपोनेंट मेथड से डायरेक्शन पता चल गया ना कि रिजल्टेंट y में है। ये बेनिफिट है दैट आपको कई बार कंपोनेंट मेथड डायरेक्टली बता देगा कि डायरेक्शन क्या है, नहीं तो हम tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो जो आप रिजल्टेंट x में निकालते हो वो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होता है, जो रिजल्टेंट y में कैलकुलेट करते हैं वो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट होता है। इतना बस हम याद रखें तो मुझे मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, मुझे डायरेक्शन भी मिलेगा ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब 3 वेक्टर्स ऐड करने हो तो एक छोटी सी बात और देख लें कंपोनेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, अगला सवाल करने से पहले ये बात जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरा जो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, और ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यानी इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस में। अब मुझे इसके 2 कंपोनेंट्स चाहिए, कितने होंगे, मतलब मेरा जो वेक्टर है ए वो एक्स एक्सिस में है। हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स और वाई में निकाला जा सकता है। तो इस वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स क्या होंगे, लेट्स सी। अब ये जो वेक्टर है इस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसने एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया 0। अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो उस वेक्टर ने एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाया है 0 बनाया है। तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, सी जिस एक्सिस से एंगल बनता है उधर कॉस आता है, तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 0, तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा मॉड ए कॉस 0। कॉस 0 हमको सबको पता है 1 होता है, तो ए यानी एक्स कंपोनेंट ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। वाई कंपोनेंट कितना, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, तो मॉड ए साइन थीटा होगा ना। अगर एक्स एक्सिस से एंगल 0 है तो एक्स कंपोनेंट होगा मॉड ए कॉस थीटा, दूसरे वाले में साइन आएगा। साइन 0 कितना हुआ 0, यानी वाई में
0. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में है तो उसका x कंपोनेंट पूरा है, पूरे वेक्टर की वैल्यू के बराबर. y कंपोनेंट 0 है. नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. यानी अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में होगा तो उसका y में कंपोनेंट 0 होगा. यानी अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सी y क्या है? y परपेंडिकुलर है ना. तो अगर कोई वेक्टर x में है तो उसका y में कंपोनेंट 0, मतलब किसी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है. इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कोई वेक्टर है जो y एक्सिस में है. इसके भी दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं x और y में. अब इस वेक्टर ने x एक्सिस से कितना एंगल बनाया? 90. तो जिस एक्सिस से एंगल बनता है उधर कॉस आता है, दूसरा साइन आता है. तो अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द x कंपोनेंट, तो मॉड a cos 90. नाउ वी ऑल नो cos 90 इज 0. तो x कंपोनेंट आया 0. y कंपोनेंट मॉड a साइन थीटा, साइन 90 हम सबको पता है 1, तो मॉड a के बराबर. यानी y कंपोनेंट y एक्सिस में पूरा वेक्टर है और x में 0 है. x में 0 आ रहा है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब कोई वेक्टर अगर y एक्सिस में है तो उसका x एक्सिस में कंपोनेंट कितना है? 0. तो यह बात पक्का हो गई कि किसी भी वेक्टर का अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है. यानी अगर कोई वेक्टर x में है तो वो पूरा x में है, उसका y में कंपोनेंट नहीं है. x कंपोनेंट पूरा है, वही वैल्यू है. और अगर कोई y में है तो उसका x में कंपोनेंट नहीं है और पूरा वेक्टर y में है. यानी y कंपोनेंट पूरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है. नाउ दिस इज समथिंग वेरी लॉजिकल. कंपोनेंट मतलब क्या होता है? पार्ट. यानी अगर कोई वेक्टर x में है तो उसका पार्ट y में है ही नहीं. नाउ दिस इज लॉजिकल. कैसे? अब एक अगर बॉडी को, मान लीजिए एक बक्सा, एक बॉडी ग्राउंड पे रखी है. अब इस बॉडी को अगर मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा के पुल करूं, भाई एक बॉडी को ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली खींचूं, तो आपको लग रहा है कि बॉडी ऊपर जाएगी? नहीं. वी ऑल नो, हम सब घर पे कर चुके हैं. एक बॉक्स को रखिए, रस्सी बांधिए, खींचिए. आपको पता है आप ग्राउंड के अलोंग खींच रहे हो तो वो बॉडी आगे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी. क्यों नहीं जा रही ऊपर? क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो x में लग रहा है, इसका y में कोई कंपोनेंट ही नहीं है. तो जब y में कोई पार्ट नहीं है तो ऊपर क्यों जाएगा? ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा. तो अगर कोई कंपोनेंट होता तो चांसेस हो सकते थे ना ऊपर जाने के, राइट? और अगर मैं ऐसे खींचूंगा ना तो जितना भी बड़ा फोर्स हो ऊपर कभी नहीं जाएगी. और अगर किसी बॉडी को आप ग्राउंड से ऊपर ले जाओ, ऐसे लिफ्ट करो, ऊपर फोर्स लगा रहा है वाई में, तो क्या कभी ये बॉडी आगे जाएगी? नहीं. क्यों? क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है? वाई में. तो उसका कोई भी अफेक्ट, कोई भी पार्ट एक्स में नहीं है. तो जब एक्स में कोई पार्ट ही नहीं है, कोई अफेक्ट ही नहीं है, पार्ट है ही नहीं, तो चलेगा क्यों एक्स में वो? सो ये बात हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि कंपोनेंट उस वेक्टर का एक पार्ट है, तो वो भी वो उस वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी उस वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उस डायरेक्शन में. तो x कंपोनेंट का मतलब क्या? उस वेक्टर की वैल्यू x एक्सिस में, वो नहीं है. तो ये एक बात छोटी सी है जो आप सब याद रखेंगे. सो एक छोटा सा एडिशन और देखते हैं. राइट, सब ध्यान से सुनिएगा. सपोज ये एक सर्किल है और एक सर्किल में ये पॉइंट O है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. ये है तो रेडियस, वी ऑल नो.
ये सारे रेडियस हैं और मुझे सर्किल का रेडियस मान लीजिए r दे रखा है, दैट रेडियस ऑफ द सर्किल इज r। तो ये तीनों सर्किल के रेडियस हैं, इनकी वैल्यू रेडियस के बराबर है, लेकिन इन तीनों को वेक्टर शो कर रहा हूं, यानी मैं इन तीनों को एज वेक्टर मान रहा हूं। वेक्टर अलग अलग है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो अलग है ना, ओ ए का डायरेक्शन अलग, ओ बी का अलग, लेकिन ओ ए, ओ बी, ओ सी, इन सारे वेक्टर्स का अमाउंट बराबर है। और कितना है? इक्वल टू रेडियस, लेंथ, मैग्नीट्यूड लेंथ होती है, तो लेंथ तो रेडियस होगी ना, सर्किल है तो, और ये ओ सेंटर है। इन तीनों वेक्टर्स का मुझे सम चाहिए। तो ये तीनों वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ रेडियस के बराबर है, मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है, और मुझे ये एंगल मान लीजिए पता है 45। सो मैं क्या करूंगा? बहुत सिंपल, 3 वेक्टर ऐड करने हैं, कंपोनेंट मेथड। इन तीनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेंगे x और y कंपोनेंट्स में। ये सारे 2D हैं, 3D है ही नहीं, तो इन सब को मैं x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा। सबसे पहले OA वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो OA वेक्टर का x कंपोनेंट कितना होगा? देखें, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेक्टर है ये x एक्सिस में है, तो अगर कोई वेक्टर x एक्सिस में है तो x कंपोनेंट पूरा होगा, यानी पूरी वैल्यू x में होगी। इसका y कंपोनेंट कितना? 0। अभी सीखा, कोई वेक्टर x में है तो उसका y कंपोनेंट 0 होता है। OB वेक्टर, तो OB का x कंपोनेंट कितना? सी एंगल पता है x एक्सिस है, तो इसका एक कंपोनेंट x में होगा, एक y में होगा। तो OB का x में कितना कंपोनेंट? एंगल पता है, तो r cos 45 भाई मॉड a cos थीटा। OB का y कंपोनेंट कितना? मॉड इंटू साइन थीटा, साइन 45। अब cos 45 साइन 45 हमको मालूम है 1/√2 होता है, तो ये वैल्यू r/√2। OC वेक्टर, इसका x कंपोनेंट कितना? अब OC वेक्टर भी r के बराबर है, वैल्यू r है, लेकिन y में है, तो अगर कोई वेक्टर y में है तो उसका x में कंपोनेंट कितना हुआ? 0। y में कितना हुआ? क्योंकि y में है तो पूरा y के बराबर हुआ, y कंपोनेंट में पूरा वेक्टर है, तो y कंपोनेंट की वैल्यू पूरे वेक्टर के अमाउंट के बराबर, r के बराबर। अब मुझे सारे कंपोनेंट्स यानी सारे वेक्टर्स के x और y कंपोनेंट्स मिल गए, तो क्या करूं? रिजल्टेंट वेक्टर जो भी इनका सम है r वेक्टर, उसका अमाउंट कितना होगा? यानी रिजल्टेंट का x कंपोनेंट कितना होगा? सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स का सम कितना? OA का x कंपोनेंट कितना है? r। OB का x कंपोनेंट कितना है? r/√2। OC का x कंपोनेंट कितना है? 0। सारे वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स का सम करें तो OA का y कंपोनेंट कितना है? 0। OB का y कंपोनेंट कितना है? r/√2। OC का y कंपोनेंट कितना है? r। और ये y कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है ना भाई, OB का जो x कंपोनेंट है और OA का जो x कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। OB का जो y कंपोनेंट है और OC का जो y कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर लिया, ये मुझे मिल गया रिजल्टेंट का x और y कंपोनेंट। अब मुझे अगर रिजल्टेंट का अमाउंट चाहिए तो √of rx² प्लस ry², रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, आ गई वैल्यू। ऐसे ही सॉल्व करना है, और क्योंकि मुझे कंपोनेंट्स पता है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाएगा? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, और क्योंकि y और x कंपोनेंट बराबर हैं तो ये 1 आ जाएगा, यानी थीटा की वैल्यू 45। तो जो रिजल्टेंट है वो x एक्सिस से कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे है। इस तरह से हम 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं यूजिंग कंपोनेंट मेथड। सो वाइडली यूज्ड मेथड है ये, और बहुत आसान है।
सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेना है एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, और एक्स और वाई अगर नहीं तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो आप धीरे धीरे ना चैप्टर्स में सीखते जाओगे कि डायरेक्शन क्या होते हैं, बट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कोई भी, यू कैन चूज दैट, और उसमें रिजॉल्व करके रिजल्टेंट एक्स में निकालिए, रिजल्टेंट वाई में निकालिए, यू हैव द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट. सो दिस इज अबाउट कैलकुलेशन ऑफ resultant of more than two vectors.